बढ़ते हैं हमारे चैप्टर नंबर 8 पर, अपॉइंटमेंट, पावर, ड्यूटी एंड लायबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर। ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कैसे करते हैं, किन किन बातों को हम ध्यान में रखकर उसकी अपॉइंटमेंट करने वाले हैं, क्या क्या ऑडिटर्स के पास पावर होते हैं जिसको हम राइट भी कहते हैं, राइट, और साथ में उसकी ड्यूटी और उसकी लायबिलिटी बतानी है, किसकी, ऑडिटर की। ये जो चैप्टर है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे पता चला मुझे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मैंने क्वेश्चंस पेपर वाले चैनल पर इसकी वीडियो डाली थी क्वेश्चंस पेपर की, देन वहाँ पे मैंने डिस्कस किया था, आपको नजर आ रहा होगा, देखो बीकॉम क्लासेस 2023-2024 क्वेश्चंस पेपर ऑफ द डिफरेंट यूनिवर्सिटी, और नजर आ रहा होगा यहाँ पे 136 वीडियोज आर अवेलेबल। सो यहाँ पर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के क्वेश्चन पेपर है और ऑडिटिंग के कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है। तो वहाँ पे मैंने नज़र देखा कि जो क्वेश्चन अपॉइंटमेंट वाला चैप्टर है ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से हर बार एक सिलेक्टेड क्वेश्चन आ रहा है कि राइट और ड्यूटीज़ बताइए, पावर और लायबिलिटीज़ बताइए, ऐसा कुछ करके क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, इससे पहले जितने भी आपके पास जो चैप्टर्स है, चैप्टर आपका फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवन्थ है, एट्थ है, नाइन्थ है, टेंथ है, सब अब हम कर रहे हैं। 8th पे हम पहुंचे हुए हैं, 9th 10th 12th जल्दी ही करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारे अपॉइंटमेंट वाले चैप्टर के ऊपर। देखो बेसिक हम स्टार्टिंग से एक एग्जांपल लेके करते हैं, नज़र आ रहा होगा आपको, ये सारा पुराना वही है। सो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, अभी तक आप पढ़ते आ रहे हैं, आपको एक बात तो पता लग गई होगी कि ऑडिट क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द ऑडिट। ऑडिट के साथ साथ एक जो पर्सन जिस चीज़ को करता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑडिटर कहते हैं, राइट। और इसके अंदर हमने काफ़ी सारी ऑडिटिंग प्रोग्रामिंग देखे, ऑडिटिंग प्रोसेस देखी हमने, ठीक है, साथ ही साथ टाइप ऑफ ऑडिट भी डिस्कस किया हमने। आई होप सबको याद होगा ये जो हमने ऊपर किया था कि इंटरनल कंट्रोल क्या होते हैं, इंटरनल चेक क्या होते हैं, ठीक है, इंटरनल कंट्रोल के बारे में हमने पढ़ा था, वेरिफिकेशंस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी पढ़ा था, ठीक है, वैल्यूएशंस भी हमने किया है। सो अब आ जाती है इसकी पावर, ड्यूटी, लायबिलिटीज़ के अंदर। अब यहाँ पर काफ़ी तरह की ऑर्गेनाइजेशंस होती है बच्चे, है ना। एक सोल प्रोप्राइटरशिप होती है जो कि एक पर्सन ही चलाता है, ठीक है। एक पार्टनरशिप होती है, राइट। एक हमारे पास क्या होती है, कंपनी होती है। सबको पता है इन तीनों पार्ट्स के अंदर पूरी की पूरी मतलब बिजनेस को हमने बाइफरकेट किया हुआ है। एक तो ऐसा पर्सन जो अकेला चलाता है, एक ऐसा पर्सन जो 2 से ज़्यादा व्यक्ति चलाते हैं, और एक ऐसा पर्सन जिसके अंदर लिमिट रखी गई है। अगर पब्लिक कंपनी है तो लिमिट रखी गई है, प्राइवेट कंपनी है तो लिमिट रखी गई है। 7-2 की लिमिट की गई है और एक 200 और अनलिमिटेड की बात की गई है, राइट। इन सभी छोटी छोटी बातों के अंदर हमने डिस्कस कर चुके हैं। अब मेरे को ये क्वेश्चन पूछना है कि क्या ऑडिट जो है, हमने डिस्कस किया था कि क्या ऑडिट सबके अंदर कंपलसरी है या किसी के अंदर ऐसे छूट है कि आप अपनी मर्जी से अगर ऑडिट करवाना चाहते हैं तो इवन करवा सकते हैं, बट क्या ये सबके लिए मैंडेटरी है, क्या ये सबके लिए कंपलसरी है, सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए, पार्टनरशिप के लिए, कंपनी के लिए? द आंसर इज नो, ये सबके लिए कंपलसरी नहीं है बच्चे। ये कंपलसरी है तो केवल और केवल कंपनी के लिए ही कंपलसरी है, ये सबके लिए कंपलसरी नहीं है। इनके लिए ये कंपलसरी नहीं है, क्योंकि इनके लिए स्पेशल डीड होती है। अगर कोई पर्सन, मैं कह रही हूँ कि मान लो पार्टनरशिप हम सब की है, ठीक है, आप सभी स्टूडेंट्स हैं और इधर मैं हूँ, तो हम सभी पार्टनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बिजनेस को सेटअप करना चाहते हैं। पार्टनरशिप हमने क्रिएट की है और मैं चाहती हूँ कि मुझे अपने बिजनेस की जो हम चला रहे हैं पार्टनरशिप में, अपने बिजनेस की क्या पता लगानी है, हमें पता लगाना है कि हमारा जो बिजनेस है सही ग्रोथ कर रहा है नहीं कर रहा है। ये देखना है कि जितना हमने सोचा था उतने रिवेन्यू हम जनरेट कर पा रहे हैं, उतने ही एक्सपेंसेस हम कर पा रहे हैं, उतना ही खर्चा कर पा रहे हैं। इन सबको देखने के लिए और इवन अपनी कंपनी के ऊपर, अपनी पार्टनरशिप के ऊपर और लोग पार्टिसिपेट करें और लोग पार्टनर बने हमारे साथ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास एक फेयर रिजल्ट होना चाहिए, ट्रू रिजल्ट होना चाहिए, जिसको देख के लोग क्या हो, हमारी तरफ अट्रैक्टिव हो, ठीक है। अट्रैक्शन पॉइंट हमारा तभी होगा जब कोई सेकंड पर्सन, एक ऐसा पर्सन जिसको हम क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट, जो कंपनी को, पार्टनरशिप को, सोल प्रोप्राइटरशिप को जानता नहीं है, ऐसे इंडिपेंडेंट पर्सन को बुलाते हैं और वो इस पूरे बिजनेस के अकाउंट्स को, बुक ऑफ अकाउंट को चेकआउट करते हैं। अगर कहीं गलती नजर आती है तो वो बता देते हैं, है ना। ऐसा तो नहीं है कि वो नहीं बताएगा। ऐसा काम कौन करेगा, जो कंपनी के अंदर वाले एम्प्लॉयज होते हैं। सो दैट्स अ रीजन हमेशा जो ऑडिटर होता है वो बाहर से अपॉइंट होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स कहते हैं,
ठीक है, क्योंकि ये इस कंपनी के ऊपर डिपेंड नहीं है। डिपेंड कौन होता है? जिसको सैलरी मिलती है, रेगुलर बेसिस पे सैलरी मिलती है। इसको सैलरी नहीं मिलती, इसका कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर आता है और कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद वो चला जाता है अपनी रेम्यूनरेशन लेने के बाद। ठीक है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप और जो आपका पार्टनरशिप है वो उनके लिए मैंडेटरी नहीं है, इनके लिए कोई कंपल्सन नहीं है कि आप ऑडिट करवाएंगे, बट कंपनी के लिए ये कंपल्सरी है। ठीक है, इतना समझ में आया पहला पॉइंट, जो कि आपको मैं कहती हूँ ना कि क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए वो मैं आपको बता रही हूँ साथ साथ। मैं हमेशा कहती हूँ कि सबसे पहले आपको क्या लिखना चाहिए? इंट्रोडक्शन लिखना चाहिए बच्चे, राइट। तो इंट्रोडक्शन के अंदर ये आप बताएंगे कि कंपनी बिजनेस हमारा काफी तरीके से किया जा सकता है, सोल प्रोप्राइटर भी हो सकता है, पार्टनरशिप भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है, बट ऑडिट हमारा कंपलसरी किसके लिए होता है? इनके लिए होता है। अगर ये पर्सन जाना चाहते हैं अपना बुक ऑफ अकाउंट को ऑडिट करवाना तो करवा सकते हैं, एक ट्रूथनेस और कहीं ना कहीं हमारे अच्छी इमेज क्रिएट करने के लिए ये सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप वाले पर्सन जो क्या करते हैं? ऑडिट करवाते हैं, दैट्स इट। और जो ऑडिट करवाते हैं वो स्पेशली एक कॉन्ट्रैक्ट पे होता है, इसके ऑडिटर और इनके बीच में क्या होता है? एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सब बातें लिखी होती हैं। इसका 1932 के हिसाब से होगा, ये अपने हिसाब से अपना बता देगा जो इसको बुक ऑफ अकाउंट को ऑडिट करवाना है, दैट्स इट। समझ में आ रहा है? चलिए, अब यहाँ पर इंट्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, कि प्रेजेंट एज के अंदर जो ऑडिट जो है इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंस सबकी है, टू ग्रोथ इन सच अ एक्सटेंड द इवन organization to whom it is not a legal mandatory to get their account audit considered it is necessary to their account audited। ये सबके लिए जरूरी नहीं होता, ये किसके लिए जरूरी होगा वो हम आगे डिस्कस करते हैं, क्योंकि ऑडिट का जो मेन मकसद क्या पता है क्या होता है? ऑडिट का मतलब होता है कि जो आपकी बुक ऑफ अकाउंट है उनको देखना, उनको चेक करना कि उनके अंदर कोई मिस्टेक, कोई एरर, कोई किसी भी तरह का फ्रॉड, ये सब चीजें नहीं है। अगर है तो जो ऑडिटर होता है वो इन चीजों को बाहर निकाल के लेके आकर बताता है, कंपनी को बताता है, ऑर्गेनाइजेशन को, कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में ये कमियां हैं, दैट्स इट। तो जो ऑडिट, द जॉब ऑफ द ऑडिटर इज टू बी एग्जामिन्ड द बुक ऑफ अकाउंट। आपकी बुक ऑफ अकाउंट को क्या करता है? वो जांचता है, एग्जामिन करता है कि क्या वो सही है या नहीं है। ऑडिट इज ऑप्शनल, या ध्यान से देखो बेटे ये कि ऑडिट कह रहा है कि मैं तो ऑप्शनल हूं, किस केस के अंदर? सोल प्रोप्राइटर के केस के अंदर, और किसके केस के अंदर? पार्टनरशिप के केस के अंदर। बट इन अ केस ऑफ द कंपनी इट इज अ मैंडेटरी एंड इट इज अ कंपल्सरी। बट कंपनी के केस के अंदर ये मैंडेटरी है, ये कंपल्सरी है, ये यहाँ पर ऑप्शनल नहीं है। ऑप्शनल केवल आपका सोल प्रोप्राइटरशिप और आपका पार्टनरशिप के अंदर है। इज इट क्लियर? चलिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न पार्टनरशिप फर्म एंड द कंपनी वांट टू गेट देयर अकाउंट ऑडिटेड एज दे वांट टू इंश्योर दैट द अकाउंट दे हैव बीन मेंटेन बाय हिम आर द एक्यूरेट। क्यों करवाया जाता है? कि हमें ये पता चल सके कि अपना जो अकाउंट है वो एक्यूरेट है, उसमें किसी भी तरह के फ्रॉड, एरर क्या नहीं एग्जिस्ट नहीं करते ये सभी चीजें। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? हम डिस्कस करने वाले हैं अपॉइंटमेंट के बारे में, रेम्यूनरेशन के बारे में, राइट के बारे में, ड्यूटी के बारे में, किसकी? वो भी ऑडिटर्स की। ठीक है, उम्मीद करते हैं जो इंट्रोडक्शन है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। अब ये देखो कि आपने +2 को पास आउट किया है। +2 में मैं मान के, अब कॉमर्स के सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है, सबने क्या लिया होगा? कॉमर्स ही लिया होगा। कॉमर्स में +2 क्लियर करने के बाद आप करना चाहते हो बेटे ग्रेजुएशन, यूजी अंडर ग्रेजुएट का कोर्स करना चाहते हो आप। ठीक है, और उस कोर्स के अंदर एनरोल करने के लिए ये एक सिचुएशन रखी गई है, एक कंडीशन रखी गई है। अगर आप बीकॉम, अगर आप बीबीए, अगर आप चार्टेड सीए के अंदर एनरोल करना चाहते हैं, सीएस के अंदर एनरोल करना चाहते हैं, सीएफए के अंदर एनरोल करना चाहते हैं, मीन्स कि आगे कोई भी यूजी का कोर्स एनरोल करना चाहते हैं, तो आपके लिए कंपलसरी है कि आप +2 तो जरूर करे हो उस फील्ड के अंदर। ठीक है, इसी तरह से पीजी के अंदर होता है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहां पे ये कहा जाता है कि आप यूजी पास आउट होने चाहिए, राइट। मैं मान के चल रही हूँ आपको क्या करना चाह रहे हैं? एमकॉम करना चाह रहे हैं, या फिर मैं मान के चल रही हूँ आप एमबीए करना चाह रहे हैं, ठीक है, या फिर LLM करना चाह रहे हैं, यहाँ पे LLB और लिख लेते हैं हम। ठीक है, तो इनके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए क्या जरूरी है? ग्रेजुएशन जरूरी है, और किसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज के थ्रू या फिर कॉलेज के अंडर होनी चाहिए।
राइट। जैसे कि इसके अंदर भी बोर्ड होते हैं, CBSE होता है, हरियाणा बोर्ड होता है, इसी तरह से फिर इनके भी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, ठीक है। जैसे कि DU यूनिवर्सिटी होती है, MDU, CRSU, KU यूनिवर्सिटी, GJ यूनिवर्सिटी, IG यूनिवर्सिटी, IGNOU यूनिवर्सिटी, CDLU, CBLU, सब तरह की खानपुर यूनिवर्सिटी, मैं सबको मिला के बात कर रही हूँ, ठीक है। तो PG में ये कहते हैं ना कि 50% मार्क्स होने चाहिए और स्पेसिफाई इंडस्ट्री रिकोगनाइज इंडस्ट्री नहीं, रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी से आपने क्या की हुई हो, ग्रेजुएशन की हुई है ना। ये क्या रखी हुई है, क्या कोई बता सकता है मुझे? ये कंडीशन है बेटे। अगर कोई आपको ऐसे पैड़ियों पे चढ़ना है तो जरूरी है कि आप पहली पैड़ी पे क्लियर करें, देन उसके बाद दूसरी, देन उसके बाद तीसरी, देन उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। इसी तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन में एक चार्ट ऑडिटर्स की भी प्रॉपर क्वालिफिकेशन रखी गई है। वो क्वालिफिकेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 226 ऑफ द कंपनी एक्ट विच स्टेट द फॉर ऑल द कंपनी, सभी कंपनी की बात कर रहा है बच्चे, मैंने हर एक चीज को बाइफरगेट किया हुआ है, मैं आपको दिखा भी देती हूँ, हर चीज को बाइफरगेट करके लिखा हुआ है कि किस चीज के लिए कौन सी गवर्नमेंट कंपनी, सबको मैंने डिफाइन किया। तो 1 by 1 देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं फॉर सभी कंपनी के लिए, तो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होती है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का मतलब क्या है कि ओनली a chartered accountant registered with the institutions or Institute of the Chartered Accountant of India ICAI के द्वारा उसने अपना कोर्स क्लियर किया हो, वही व्यक्ति क्या हो सकता है, अपॉइंट हो सकता है एज अ ऑडिटर। ये प्रोफेशनल है। कहते हैं कि एक बिजनेस होता है, एक प्रोफेशनल होता है, एक एम्प्लॉयमेंट होता है। +1 क्लास में पढ़ते आए होंगे आप, है ना। तो प्रोफेशनल का मतलब क्या है? जो एक स्पेशल स्किल सीखता है। चार्टेड अकाउंटेंट में क्या स्किल्स क्या सिखाई जाती है कि आप उसके अंदर सभी तरह की अकाउंटिंग पढ़ेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंस अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, सब तरह की अकाउंटिंग, राइट। तो उसे एक नॉलेज होगी। इवन उसके अंदर लॉज भी पढ़े जाते हैं, कंपनी लॉज, बिजनेस लॉ, इनकम टैक्स, ऑडिटिंग, सब पढ़ा जाता है उसके अंदर। बट यहाँ वहाँ पर थोड़ा सा वाइड एरिया में पढ़ा जाता है। अब यहाँ पे आप क्या करें, छोटे छोटे लेवल पे पढ़ रहे हो, बट वहाँ पे आप वाइड एरिया में पढ़ते हैं, ठीक है। तो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ये हो गया। दूसरी बात क्या कर गई है कि वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इंडिपेंडेंट का मतलब मैंने अभी यहाँ पे बताया था यहाँ पर कि एक ऐसा पर्सन होता है जो कंपनी, यहाँ पर ये कंपनी है लोगों की, ठीक है, ये बिजनेस है आपका, कंपनी है, ठीक है, आप ऑडिट करवाना चाहते हैं, और यहाँ पे ये अलग है व्यक्ति। मीन्स कि ये कंपनी, ये जो ऑडिटर है ना, इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। मीन्स कि ये कंपनी ना तो इसको पर्टिकुलर रेगुलर बेसिस पे सैलरी देती होनी चाहिए, ना ही इसका कोई संबंध होना चाहिए, ना ही उसके साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया होना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब इस पर्सन का इस कंपनी के साथ किसी भी तरह का रिलेशन नहीं होना चाहिए। ऐसे पर्सन को हम इंडिपेंडेंट पर्सन कहते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है, जो भी बातें होंगी इस कंपनी के बारे में वो फेयरली बताएगा इस चीज़ को, राइट, ट्रू बताएगा इस चीज़ को कि इस कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, सही चल रहा है, नहीं चल रहा है, इन सबको वो एक्सप्लेन अच्छे से करेगा। अगर नॉर्मल सी बात है, मैं इस पर्सन को अपॉइंट कर लूँ, ठीक है, मैं इस पहले वाले पर्सन को अपॉइंट कर लेती हूँ, इस वाले को है, और मैं ये कह रही हूँ कि ये पर्सन इस कंपनी के बारे में बताएगा कि रिपोर्ट पब्लिश करेगा, क्या ये करेगा अच्छे से? इवन नॉर्मल सी बात है, कौन नहीं अपनी कंपनी को बचाना चाहेगा, है ना। तो इसी तरह से कहते हैं कि जो ऑडिटर जो होता है वो क्या होना चाहिए, वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। द ऑडिटर मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ द कंपनी एंड इट्स मैनेजमेंट, इंश्योर द ऑब्जेक्टिविटी एंड अवॉइडिंग द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द इंटरेस्ट। वो हर तरीके से अलग होना चाहिए। नॉर्मल सी बात है, अगर कोई पर्सन एक दूसरी कंपनी को जानता होगा, इवन उसके नॉन में होगा, तो कहीं ना कहीं वो उसको बचाने की पूरी कोशिश करेगा। दैट्स अ रीजन कि उसको क्या कहा गया है कि वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है। चलिए जी, ये तो थे जो बेसिक। इवन चाहे कि कोई भी कंपनी अपॉइंट करे ऑडिटर को, ये दोनों होनी चाहिए, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अगर बात की जाए डिफरेंट कंपनीज के, आप इन नोट्स को नहीं कि जो बीच में लिखा हुआ नहीं, ये आपके लिए लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं इजिली आराम से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, डिफरेंट बेस्ड ऑफ द कंपनी। डिफरेंट बेस्ड ऑफ द कंपनी का मतलब क्या है, डिफरेंट कंपनी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ प्राइवेट कंपनी के बारे में, ठीक है। प्राइवेट कंपनी के बारे में इनकी एक अमाउंट की भी लिमिट होती है बच्चे। अमाउंट की लिमिट क्या होती है, पेड अप कैपिटल की, पेड अप शेयर कैपिटल की, कि अगर इफ द कंपनी हैज अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द लेस देन 50 करोड़ CA विदाउट एनी मिनिमम 3 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस कैन बी अपॉइंटेड एज अ ऑडिटर। कहने का मतलब यहां पर मैं एक बात लेके चल रही हूँ, एक तो CA है और एक CA प्लस 3 ईयर का PG डिप्लोमा, PG एक्सपीरियंस ले रखा है, ठीक है।
एक नॉर्मल सीए है, नॉर्मल सीए, और जिसको इसका एक्सपीरियंस भी नहीं है, 3 साल का एक्सपीरियंस भी नहीं है, और वो उस कंपनी में एज अ ऑडिटर आ सकता है जहां जिस कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल जो है 50 करोड़ से कम है, लेस देन द 50 करोड़, देन वो सीए क्या हो सकता है, बिना एक्सपीरियंस के भी उसमें कंपनी में ऑडिट कर सकता है। अगर वो लार्ज कंपनी है, लार्ज कंपनी नॉर्मल सी कौन सी होगी, जो 50 करोड़ से ज्यादा की शेयर कैपिटल होगी, है ना, राइट। विद द पेड अप शेयर कैपिटल एक्सीड द ₹50 करोड़, द सीए मस्ट हैव टू बी द मिनिमम 3 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन अ प्रैक्टिस, मीन्स की प्रैक्टिस की होनी चाहिए 3 साल की। तो लार्ज कंपनी के अंदर वो सीए ऑडिटर, सीए तभी एज अ ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है जब उसने 3 साल का एक्सपीरियंस किया होगा, और वो किस कंपनी में होगा, लार्ज कंपनी में होगा। लार्ज कंपनी कौन सी है बच्चे, लार्ज कंपनी है जिसकी जो पेड अप शेयर कैपिटल है एक्सीड द 50 करोड़। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं कैसे बाइफरगेट किया है, एक तो यहाँ पे लिख लीजिए आप पेड अप कैपिटल, यहाँ पे लिख लीजिए सीए, और यहाँ पे लिख लीजिए सीए प्लस 3 ईयर एक्सपीरियंस, ठीक है। पेड अप कैपिटल आपकी क्या है, लेस देन है 50 करोड़ से, तो केवल सीए कर सकता है, मोर देन है 50 करोड़ से, तो सीए प्लस 3 ईयर एक्सपीरियंस होना जरूरी है। और ये कौन सी कंपनी के अंदर है, स्मॉल कंपनी की बात की जा सकती है, और यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर ये लार्ज कंपनी की बात है। इसको बाइफरगेट इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है, 3 पार्ट्स के अंदर एंड 2 ऐसे हॉरिजॉन्टली। समझ में आ गया। अगर बात की जाए पब्लिक कंपनी के बारे में बच्चे, पब्लिक कंपनी के बारे में अगर बात की जाए तो वहां पर कहते हैं कि मैंडेटरी है, मैंडेटरी है कि वो सीए तो होना ही होना चाहिए, दूसरा उसको 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। यहाँ पर कोई पेड अप कैपिटल का कोई रोल चक्कर नहीं है, ठीक है। द कंपनी साइज regardless of the company size, all the public company require the auditor to have the minimum 3 year post qualification experience in practices। उसे प्रैक्टिस होनी चाहिए, वो भी कितने साल की, 3 साल की। इज इट क्लियर, ठीक है। और 4th पॉइंट अगर बात की जाए पब्लिक कंपनी, देखो प्राइवेट के अंदर 2 पेड अप कैपिटल की बेस के ऊपर इनको बाइफरगेट किया गया, और यहाँ पर पब्लिक कंपनी को एज एक मैंडेटरी एक्सपीरियंस बोला गया है कि उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए। दूसरी अगर बात की जाए एडिशनल रेगुलेशंस की बात की जाए तो पब्लिक कंपनी को क्या फेस करना पड़ता है, स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस एंड द डिस्क्लोज द रिक्वायरमेंट, मीन्स कि कुछ ऐसे सख्त नियम होते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है सख्त नियम जो कि एक ऑडिटर को मानने पड़ते हैं, और दूसरा डिपेंड करता है साइज के ऊपर कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का साइज कितना है पब्लिक कंपनी का, और इनका लिस्टिंग स्टेटस कैसा है, ठीक है। कंपनी के आकार और कंपनी के स्टेटस के बेस पे भी ऑडिटर की अपॉइंटमेंट की क्वालिफिकेशंस डिसाइड की जाती है, ठीक है। और कुछ एक एक्स्ट्रा बातें हैं जो कि 4-5 है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। उसे टेक्निकल स्किल के बारे में उसके प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए ऑडिटर को। दैट मीन्स टेक्निकल स्किल के बारे में बात की जाए तो कैसे, जैसे कि उसको अकाउंटिंग के बारे में, ऑडिटिंग के बारे में, इवन कॉर्पोरेट लॉज के बारे में। मैंने भी बताया ना, चार्टेड अकाउंटेंट में इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं। हम तो क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में छोटे छोटे बेसिक नॉलेज रिसीव करते हैं कि कंपनी लॉज में होता क्या, कंपनी की स्टैब्लिशमेंट कैसे होती है, मेमोरेंडम आर्टिकल और प्रोस्पेक्टस, इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। बट वहां पर थोड़ा सा और इन डेप्थ होता है, और साथ ही साथ प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट की अगर बात की जाए कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल की बात की जाए तो ये इवेंट चाहे किसी भी पर्सन की अपॉइंटमेंट हो रही है किसी भी पोस्ट के रिगार्डिंग, तो वहां पर कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। क्रूशियल्स होती है, क्रूशियल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, ठीक है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद द कंपनीज मैनेजमेंट एंड द स्टेक होल्डर इज अ क्रूशियल फॉर द सक्सेसफुल ऑडिट। सक्सेसफुल ऑडिट के लिए आपको कम्युनिकेशन स्किल भी आनी चाहिए, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन किससे लोगे बच्चे, किससे आपसे कनेक्शन बना के रखना पड़ेगा थोड़े दिन के लिए। नॉर्मल सी बात है, कंपनी के मेंबर्स के साथ, कंपनी के साथ बनाना पड़ेगा। और जब तक आप अच्छे से बात नहीं करोगे, अच्छे से इन्फॉर्मेशन ही आपको नहीं मिलेगी, कि आप ऑडिट की रिपोर्ट फाइनली तैयार कर पाएंगे? ऑब्वियसली नहीं कर पाएंगे आप। तो दैट्स अ रीजन कि कम्युनिकेशन स्किल भी एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, ओके। नेक्स्ट बात की जाए एथिकल कंडक्ट। एथिकल का मतलब क्या है, देखो कोई भी पर्सन अपने पेशे में आता है, प्रोफेशन में आता है, तो एक उसको रूल को फॉलो करना पड़ता है उसके प्रोफेशन के रिगार्डिंग। जैसे अगर एक बात की जाए टीचर की, अगर बात की जाए पुलिसमैन की, अगर बात की जाए ट्रैफिक पुलिस की, तो उनको अपने दायरे में रहकर अपना काम करना चाहिए। ये नहीं है कि किसी की भी एक्सप्लॉइटेशन करना शुरू कर दे, ठीक है। ये नहीं है कि अपने जो पावर्स का, अपनी जो राइट्स हैं, अपनी जो उसके पास जो अथॉरिटीज मिली हो उसका वो गलत प्रयोग करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो एथिकल, नैतिक रूप से उसको पालन करना चाहिए।
इसी तरह से ऑडिट का भी है कि वो एथिकल स्टैंडर्ड का फॉर्मेट का यूज़ करे। ये नहीं है कि वो गलत इन्फॉर्मेशन सेटअप कर दे, उसको ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। सो दैट्स द रीज़न कि ये 3-4 और क्वालिफिकेशंस थी जो होनी चाहिए। तो एग्जाम के अंदर यहाँ पे ना क्वेश्चन कैसे बन के आता है कि क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन के बेस पर आपसे 7-8 पॉइंट पूछे जाते हैं। तो मैंने इसलिए पॉइंट्स इनको बाइफरगेट किया गया है कि ऐसे ऐसे आप पॉइंट बना सकते हो कि पब्लिक कंपनी के लिए, प्राइवेट कंपनी के लिए, और कुछ एडिशनल कंसिडरेशंस भी है जो इनको माननी चाहिए एक ऑडिटर को। ठीक है, यहाँ पर देखो डिस्क्वालिफिकेशन की बात की जा रही है। ऑडिटर की अगर एक कंपनी एक ऑडिटर को अपॉइंट कर रही है तो उसकी डिस्क्वालिफिकेशन क्या होगी? ऑब्वियस ही बात है बच्चे, जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, क्वालिफिकेशन को हमने डिस्कस किया कि नॉर्मली क्या होना चाहिए, एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, सीए होना चाहिए, 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, टेक्निकल स्किल होनी चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में बात की हमने, और कम्युनिकेशन स्किल के बारे में बात की। अब इसके अलावा अगर आपको कुछ भी नजर आता है तो कहीं ना कहीं आपको वो क्या नजर आएगी कि वो डिस्क्वालिफिकेशन है। अब मैं कह रही हूं कि मैंने कंपनी के अंदर से ही किसी मेंबर को एज अ ऑडिटर अपॉइंट कर रही हूं, क्या वो ऑडिटर होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा वो, क्योंकि वो डिपेंडेंट हो गया ना, उसको रेगुलर सैलरी मिल रही है। दैट्स द रीजन। ओके, तो दैट्स द रीजन। अगर मैं कंपनी के अंदर से किसी मेंबर्स को एज ए एम्प्लॉय को एक ऑडिटर अपॉइंट कर रही हूँ तो उसको हम ऑडिटर नहीं कहेंगे। तो यहाँ पे कौन कौन पर्सन एज ए ऑडिटर नहीं हो सकता? एक बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हो सकती, एन ऑफिसर, कोई ऑफिसर हुआ, या फिर एम्प्लॉय हुआ, किसका? कंपनी का ही कोई ऑफिसर है, कंपनी का ही कोई एम्प्लॉय है, वो क्या नहीं हो सकता? आपका ऑडिटर नहीं हो सकता। ऑफिसर हेयर मीन्स डायरेक्टर हो गया, मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया, मैनेजर्स हो गया, सेक्रेटरीट हो गया, ये सभी के सभी पर्सन आप ऑडिटर के नहीं अपने कंपनी में अपॉइंट कर सकते एज अ। ओके, अ पर्सन हु इज अ पार्टनर, जो भी पर्सन एक पार्टनर है या फिर एम्प्लॉयमेंट है या फिर ऑफिसर है, एम्प्लॉय है कंपनी के अंदर, वे सभी पर्सन इसके अंदर नहीं आ सकते एक एज अ ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अ पर्सन हु इज ऑन द कंपनी मोर देन द 1000 और हु हैज गिवन अ गारंटी ऑफ प्रोवाइडिंग एनी सिक्योरिटी इन कनेक्शन विद द indebtedness of the any third party, any third person of the company amounting to be more than the 1000 रुपीज। क्या कह रहा है कि अगर कोई एक ऐसा पर्सन है जिसने कंपनी को 1000 से ज्यादा के से गारंटी दे रखी है, एज ए सिक्योरिटी दे रखी है, इन केस अगर कोई पर्सन उनके पैसे नहीं दे देते, जैसे कि हम थर्ड पार्टी की बात करते हैं ना कि ये नहीं देगा तो पैसे मैं इसके बदले दे दूंगा, और इसको देने थे कंपनी को। ठीक है, इन दोनों का कनेक्शन है, बट ये पर्सन ऐसा है जो इसकी गारंटी ले रहा है कि इसने अगर पैसे नहीं दिए, मिस्टर ए ने पैसे नहीं दिए, तो मिस्टर बी कहता है कि इसके मिस्टर ए के बदले ना मैं पैसे दे दूंगा कंपनी के, तो ये पर्सन भी ऑडिटर नहीं हो सकता। और वो अमाउंट कितनी रखी गई है? 1000 रुपीज। पॉइंट क्लियर है? चलो पॉइंट पे पहुंचते। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है कि अ पर्सन हु इज डिस्क्वालिफाइड फॉर द अपॉइंटमेंट एज अ ऑडिटर ऑफ द कंपनी सब्सिडरी और द होल्डिंग कंपनी और द सब्सिडरी ऑफ द होल्डिंग कंपनी। मैं कह रही हूँ कि एक सब्सिडरी और होल्डिंग कंपनी के आई होप सबको पता होगा कि क्या होती है। जैसे मैं कह रही हूँ कि ये चेन है ए बी सी डी, अब ये इसके ऊपर कंट्रोल करता है, ये सी के ऊपर कंट्रोल करते हैं, सी डी के ऊपर कंट्रोल करते हैं। जिसके ऊपर कंट्रोल हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं? सब्सिडरी कहती है, और जो कंट्रोल कर रहा है उसे बोलते हैं होल्डिंग कंपनी। क्या ये कंसेप्ट आपने टाइप ऑफ कंपनी के अंदर भी रीड किया होगा जब अपने कंपनी लो मैंने स्टडी करवाया था आप सभी को? तो होल्डिंग कंपनी वो कंपनी होती है जो किसी के ऊपर होल्ड कर रही है। मैं कह रही हूँ कि ये हाथ है, हाथ के नीचे आपको नजर आ रहा होगा ये दूसरा हाथ है, तो जो ऊपर वाला हाथ है इसको पूरा कवर कर रहा है, होल्ड कर रहा है, इसको ग्रिप कर रहा है। तो ऐसी कंपनी जो किसी के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल कर रही है, होल्ड कर रही है, उस कंपनी को क्या कहेंगे? होल्डिंग कंपनी कहेंगे। और जिसके ऊपर कंट्रोल हो रहा है उसे हम सब्सिडरी कंपनी कहेंगे। अगर इन दोनों के भी आपस में एक दूसरे के मेंबर है, ये मान लो सब्सिडरी कंपनी का कोई मेंबर है और वो बहुत अच्छा चार्टेड अकाउंटेंट भी है, तो वो इस कंपनी के अंदर एज अ ऑडिटर नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं कनेक्शन है ना, क्योंकि इस कंपनी का इसके ऊपर कंट्रोल है, कहीं ना कहीं इसके अंदर इसकी भागीदारी है ना। तो दैट्स द रीजन कि ये ऐसे पर्सन भी क्या नहीं हो सकते? अपॉइंट नहीं हो सकते एज अ किसके पॉइंट पे? ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। उम्मीद करती हूँ जो क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन का पॉइंट है ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे आपका पॉइंट कि अपॉइंटमेंट कैसे की जाती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 139 ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी के रिगार्डिंग और नॉन गवर्नमेंट कंपनी के रिगार्डिंग। ओके, चलिए।